वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक एक मिनट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये वानप्रस्थ पुनरुत्थान यज्ञ का मतलब है कि जो समाज में व्यक्ति सक्षम हो चुके हैं वो समाज के लिए वापस कुछ करें। और ये संस्था 6 साल पुरानी है करीब करीब, और बच्चों को स्पोकन इंग्लिश, मैथ्स वगैरह पढ़ाने के अलावा कैरियर अवेयरनेस के बारे में सेमिनार या वेबिनार करती है। अखबार बंद करो, आप लोग इसे मत करें, अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मैं निकाल दूंगा। तो उसी श्रृंखला में आज मर्चेंट नेवी में, कमर्शियल नेवी में किस तरह के कैरियर होते हैं, कैसे लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब के लिए हमने ये रखा है। अरविंद जी मर्चेंट नेवी में बहुत सीनियर पोजीशन पे कैप्टन, कैप्टन मतलब शिप का कैप्टन होते हैं। काफ़ी सीनियर, काफ़ी अनुभव के साथ ये जुटे हुए हैं, और आज इन्होंने हमें मार्गदर्शन करने के लिए सहमति दी है। अरविंद अरविंद आप इंट्रोड्यूस कर दो अपने को, अगर आपके टीम के कोई और हैं तो उनको भी इंट्रोड्यूस कर दो। मैं यहाँ के स्टूडेंट के बारे में बता देता हूँ। सुरेंद्र जी हमारे साथ न्यू जर्सी में हैं, अमेरिका में है, मैं टेक्सास में हूँ। और ये कम से कम 6 दिन बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं और स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं, और साथ में नवोदय विद्यालय, ऐसे विद्यालयों की तैयारी भी करवाते हैं। एक दीपक जी है बॉम्बे में, जिससे काफ़ी बच्चे जुटे हुए हैं यहाँ पे, जो मासूम ग्रुप है, वो भी पढ़ाते हैं सॉफ्ट स्किल मोस्टली। और ये मासूम एक संस्था है, मोस्टली सेंटर्ड इन योर एरिया बॉम्बे, जहाँ से ये बच्चे आए हैं। बहुत बच्चे आए हैं, बहुत बच्चे हमारे वानप्रस्थ से आए हैं। ज़्यादातर बच्चे 10 से ऊपर हैं। अब मैं नहीं कह सकता कि कुछ गार्जियन आए हैं या नहीं, उनको भी मैंने बुलाने के लिए कहा था। अरविंद, ओवर टू यू, आप इंट्रोडक्शन दे करके आप शुरू कर सकते हैं, और ये वीडियो रिकॉर्ड होगा। ऑल योर्स। मैं म्यूट हो जाता हूँ और अपना वीडियो भी ऑफ कर लेता हूँ। सभी अभिभावकों को और बच्चों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहली बात तो ये, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि आप लोगों का कुछ मार्गदर्शन कर सकूं। मैं मर्चेंट नेवी में 1998 में ज्वाइन किया था, और 2006 में मैंने मर्चेंट नेवी से एक्टिव सेलिंग मतलब जहाज पर जाना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने किनारे के नौकरियों की तलाश शुरू की, और मरीन पायलट, और उसके बाद पोर्ट का संचालक बना। उसके बाद कॉमर्शियल शिपिंग जिसको कहते हैं, उसका मैंने काम किया। उसके पश्चात अभी मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की एक कंपनी है, उसमें मैं निदेशक के पद पर हूँ, जहाँ मैं कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट को देखता हूँ। एक अनुरोध है कि जैसे बच्चन नेवी ये सब के बारे में बता दें। जी, नेवी के बारे में सुनते रहते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो बैकग्राउंड से है, जी, नेवी का पता भी नहीं है, मर्चेंट का नेवी तो ही नहीं है। तो जिस के लोगों ने बताया कि वो क्या है कुछ, जी, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों को नेवी बोलने से केवल एक दिमाग में सेना का रूप में जो नेवल शिप्स जो होते हैं, वॉरशिप्स का ही छवि बनती है कि भारतीय नौसेना जो है, जो अपने रक्षा वाले, उसको उसके अनुसार ही, लेकिन नेवी का एक दूसरा रूप ये भी है कि जो हमारे देश में देश विदेश से जहाँ से भी
हमारे पास जो भी आयात निर्यात होता है जल मार्ग के द्वारा, तो वो भी जहाजों के जरिए होता है। उसका भारतीय सेना से युद्ध से कोई लेना देना नहीं। ये बिल्कुल एक वाणिज्यिक हम कहें तो ये कॉमर्शियल एक्टिविटी, तो इसमें पूरी तरह से बिजनेस, इसीलिए इसका नाम मर्चेंट नेवी। बहुत बहुत सारे लोग यूनिफॉर्म को देख करके समानता है दोनों प्रकार के यूनिफॉर्म, तो उससे ये लोग सोचते हैं कि ये सेना का ही सेना का एक व्यू नहीं है, ये मर्चेंट नेवी प्योरली बिजनेस बेस्ड है, इससे सेना का कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ये सेना से संबंधित जो डिसिप्लिन चाहिए उस नौकरी में भी वैसे ही डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, इसलिए मर्चेंट वाले लोग थोड़े ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं आम व्यक्तियों के मुकाबले। तो ये भी एक है। और मैं जैसे बताऊंगा, बताने के बाद यदि आपका कोई प्रश्न होगा या कुछ ऐसा लगे कि जहाँ पर और क्लैरिटी की जरूरत है और विस्तार से बताने की आवश्यकता है, तो आप बताइए, मैं उसे विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो ये, ऐसा नहीं है कि इसमें जाने के लिए आपको कोई बहुत विशिष्ट पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है शुरुआत से ही नहीं। आप 10+2 10th क्लास के बाद भी कुछ ऑप्शंस रहते हैं जिसमें आप जिसके जरिए आप जा सकते हैं मर्चेंट नेवी में। और उसके बाद 12वीं के बाद यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाई की है तो 12वीं के बाद भी जा सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपने इंजीनियरिंग भी कर लिया है तो तब भी आप जा सकते हैं। तो इसमें जाने के ऑप्शंस जो हैं बहुत तरह के होते हैं। कुछ लोग कुकिंग का कोर्स करके होटल मैनेजमेंट टाइप का भी पढ़ाई करके वो भी जाते हैं। जब जहाज पर जब लोग रहते हैं तो उन्हें खाना बनाने के लिए भी लोगों की आवश्यकता होती है, तो वो भी काम करते हैं। हमारे कुक जो रहते हैं तो वो भी कुक की पढ़ाई करके और ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं। तो ये इस प्रकार का माहौल है। कुछ लोग जो मुंबई से हैं उन्हें थोड़ा सा ज्यादा जानकारी होगी, एक्सपोजर है। कभी कभी वो मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में जब जाते हैं तो देखते हैं। लेकिन जो लोग बिहार या फिर लैंड लॉक एरिया जहाँ पर आपको समुद्र का दर्शन नहीं है, समुद्र आपने देखा ही नहीं है, आपको केवल चित्रों के द्वारा या टीवी पे जो देखते हैं उसके द्वारा ही आपको इसकी जानकारी हो रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। गूगल में, यूट्यूब में बहुत प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस भी आते हैं, आप चाहें तो वहां से भी सर्च करके देख सकते हैं। और रही बात यहाँ पर पढ़ाई करने के और घुसने के माध्यमों की, तो मैंने अपने एक मित्र से पूछा था जो कि आजकल जो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें वो पढ़ाते हैं, तो वहाँ के प्रिंसिपल है, तो उनसे मैंने पूछा था और उनसे मैंने एक लीफलेट भी मंगाया है जो मैं आपको शेयर करूंगा और उसके जरिए थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि क्या है और ये कैसे होता है, कि किस प्रकार के यहाँ पर जॉब होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, पढ़ाई क्या होती है। तो यदि आप लोग बोले तो मैं एक बार उसको शेयर कीजिए। शेयर करता हूँ। हाँ, कीजिए। शेयर। स्क्रीन को देख पा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं आया। अभी नहीं, अभी नहीं आया है। दिखाई पड़ रहा है? अब इसमें ये बताते हैं, ये मैंने जो लिफलेट लिया है ये शिपिंग कॉर्पोरेशन। परवीन, परवीन अभी दिखाई पड़ रहा है सर? नहीं। हाँ, आया है लेकिन वो, हाँ, दिखाई पड़ रहा है। यस सर, दिख रहा है। थोड़ा डिले हो सकता है हाँ, नहीं, आ रहा है। मिली सेकेंड या कुछ का, तो यदि आपको अभी दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। दिख रहा है सर?
ठीक है। यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो इसमें ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका लीफलेट मैंने मंगाया था। तो इसमें कहते हैं कि क्यों मर्चेंट नेवी क्या है। मर्चेंट नेवी ऐसा है कि ये जो शिप्स हमारे इसमें देखिए, जैसे मुंबई के जहाज का फोटो है जिसमें कंटेनर्स लगे हुए हैं, अच्छे टाइप के लगे हुए हैं, तो उसके जरिए भी माल का आवागमन होता है। तो ये सबसे सेफ और इकोनॉमिकल जरिया होता है ये सामान के आवागमन करने के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश की जो मतलब कोस्ट लाइन है, समुद्री रेखा जो है, नीचे का पूरा पश्चिम से लेकर के और दक्षिण होते हुए पूरे पूर्व की दिशा से, तो तकरीबन 7,500 8,000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत सारे जो मालवाहक काम होता है विदेशों से जो आता है, तो तकरीबन 90% हमारा जो जल मार्ग के जरिए ही आता है। और इसमें केवल भारत ही नहीं, तकरीबन सारे के सारे देश जिनको भी आयात निर्यात की आवश्यकता पड़ती है, जलमार्ग सबसे। अब आते हैं कि इसमें कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से जुड़ सकते हैं। तो इसमें बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं। कोर्सेज मतलब कि आप पढ़ाई स्पेसिफिक करनी पड़ती है। तो उसमें एक होता है डेक ऑफिसर। जहाज पर का मैं बता दूं एक मोटे तौर पर कि जहाज पर दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनका काम जहाज चलाना, जहाज पे लोडिंग और अनलोडिंग कराना और जहाज का रख रखाव करना, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखना, उसको कहते हैं डेक साइड। और एक दूसरा जो होता है वो होता है इंजन साइड, जो कि इंजीनियर्स होते हैं, जहाज के मशीनरी का रख रखाव और जहाज पर जितने भी कल पुर्जे हैं उनका देख रेख करने के लिए वो सहायता देते हैं। तो वो होते हैं इंजन ऑफिसर्स। तो इंजन साइड के लोग होते हैं। और एक छोटा सबका जो होता है वो सपोर्ट करते हैं हमें, तो सलून डिपार्टमेंट करते हैं, मतलब जो खाना पीना और साफ सफाई की देखभाल करते हैं वो सलून डिपार्टमेंट होते हैं। तो बेसिकली आज के डेट में एक जहाज में तकरीबन 17 से लेकर 23 तक लोग होते हैं, 22-23 लोग रहते हैं। और सभी लोग उसमें एक कप्तान होते हैं और उसके बाद डेक ऑफिसर्स होते हैं, उनके नीचे चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर ऐसे करके होते हैं। और एक चीफ इंजीनियर होते हैं, उनके नीचे सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, कैडेट इस तरह के रहते हैं। और दोनों डिपार्टमेंट के 4-4 5-5 लोग रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं। और 3-4 लोग, 2 या 3 लोग रहते हैं जो अपनी साफ सफाई और खाना बनाने का और खाना परोसने का काम करते हैं। और एक स्पेसिफिक और एक होता है, बिना बिजली बत्ती के कहीं काम चलता नहीं है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल ऑफिसर भी। कुछ जहाजों में अलग से होते हैं, कुछ जहाजों में उन्हीं इंजीनियर्स में से कोई एक क्वालिफाइड होता है, इस प्रकार से चलता है। तो अब हमें मान लीजिए कि अगर हम जहाज पर डेक साइड जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें 10+2 पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में, और 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए अंग्रेजी में। तो ये 2 क्राइटेरिया है बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के 60% से ज्यादा मार्क्स और इंग्लिश में 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। 25 साल की उम्र तक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जहां तक मेडिकल स्टैंडर्ड की बात है, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन आंखों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस इस क्षेत्र में। तो दोनों आंखें आपकी बराबर 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। और आपको कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों में कलर ब्लाइंडनेस होता है। कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें कि आपको 2 तरह के रंगों में फर्क पता नहीं चलता है। और ये एक प्रकार का टेस्ट कराने से पता चलता है कि किसको कलर ब्लाइंडनेस है, किसको नहीं है। नॉर्मली लोग कलर ब्लाइंड नहीं होते हैं, लेकिन 100 में 3-4 लोग ऐसे भी निकल सकते हैं, 2-3 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कलर ब्लाइंड हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई कलर ब्लाइंड ब्लाइंड हो गया तो वो बाद में ठीक हो जाता है। ये ऐसा है कि ये बीमारी अगर किसी को है तो कलर ब्लाइंडनेस का कोई उपाय नहीं है, वो ठीक नहीं होता है। इसमें होता है कि बहुत मामूली तरीके से आपको मतलब रंगों के पहचान में तकलीफ होती है, आप पहचान नहीं पाते। तो वो अलाउड नहीं है। तो वो एक सबसे बड़ी बात है। और इसका सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन होता है, एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का, और उसके बाद फिजिकल इंटरव्यू होता है कंपनी द्वारा, और मेरिट टेस्ट। दूसरा ये जो मैंने बताया अभी, ये फॉरेन गोइंग के लिए। फॉरेन गोइंग का मतलब कि जो हमारे जहाज विदेशों में जाते हैं उनको हम लोग फॉरेन गोइंग बोलते हैं।
और कुछ एक जहाज ऐसे होते हैं जो कि अपने देश के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को जाते हैं, तो उन्हें हम नियर कोस्टल वॉयज या कोस्टल कहते हैं, मतलब तटीय क्षेत्र में केवल चलते हैं। मान लीजिए मुंबई से चल करके वो मद्रास तक आए, चाहे विशाखापट्टनम तक आए, पारादीप से चल करके मद्रास गए, चाहे गोवा गए, मतलब अपने देश के ही एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में चल गए, तो वहां के लिए भी होता है। तो इसमें जो पहले जो मैंने बताया था वो 12 महीने का आपको कॉलेज में पढ़ाई करने, मतलब इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी पड़ती है, और 18 महीने फिर आपको जहाज के ऊपर ट्रेनिंग लेनी। ये दूसरा वाला जो मैं बता रहा हूँ पोस्टल बॉयज वाला, उसमें क्या है कि आप 6 महीने का ट्रेनिंग जो होगा वो आपको जहाज पे लेना है, और फिर 12 महीने आपको जा करके जहाज पर ट्रेनिंग लेना है। इंस्टीट्यूट में 6 महीने, 12 महीने जहाज। इसमें कोस्टल वॉयज के लिए जो होते हैं आपके 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास अगर आप हैं तो आप जा सकते हैं। आपको 40% से ज्यादा नंबर आना चाहिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स साइंस में, और बेसिकली 40% से ज्यादा इंग्लिश में मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स साइंस के लिए। और इसमें भी उम्र की सीमा जो है 25 साल है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें भी वैसे ही है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और आगे 6/6 बिल्कुल बेहतर। इसका भी यही है, एग्जामिनेशन जो होता है एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग इंस्टीट्यूट लेते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू। दूसरा रास्ता, ये तो डेक साइड का मैंने बता दिया, जो कि जहाज चलाते हैं चलवाते हैं और जो बाकी चीजों की देख रेख करते हैं। दूसरा जो इंजीनियरिंग वाला जो है, उसके लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ती है। तो उसमें क्या है कि वो इंडियन ऑफिसर्स जो है जीएनई फॉरेन गोइंग जो होते हैं, और उनका जो कोर्स होता है 8 महीने का होता है, और 10 महीने की शिफ्ट ट्रेनिंग। लेकिन इसमें ज्वाइन करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, मरीन इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर में जो सरकारी संस्थान है उनके द्वारा, या मान्यता प्राप्त जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके द्वारा, जिसमें आपके 50% से ऊपर मार्क्स चाहिए, और अंग्रेजी में भी 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। आपकी उम्र की सीमा यहाँ पर 28 साल है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिग्री भी होती है, तो इसकी सीमा जो 28 साल है। मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर भी वही है जो एक साइड के लिए था, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और आंखें बिल्कुल सही होनी चाहिए। और ये भी आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा लिया जाता है, फिर फिजिकल मेरिट और तीसरा जो मैंने बताया था बिजली के लिए जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल टेक्निकल ऑफिसर होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि 4 महीने की ट्रेनिंग होती है इंस्टीट्यूट में, और फिर 8 महीने की जहाज पर ट्रेनिंग होती है। और इसके लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा, जिसमें कि आपको इंजीनियरिंग की डिग्री है तो 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए, और यदि आपका डिप्लोमा है तो 60% से ऊपर चाहिए, और टेलीकम्युनिकेशन के ब्रांच में होना चाहिए, और इंग्लिश में आपको 50% से ऊपर होना चाहिए। इसमें उम्र सीमा जो है 30 वर्ष तक रखी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और मेडिकल स्टैंडर्ड और सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, इंस्टीट्यूट द्वारा एग्जामिनेशन और उसके फिजिकल इंटरव्यू मेरिट बेस्ड होता है। अब आते हैं हम कि यहाँ से आप क्या बन सकते हैं। यहाँ जब आप देखेंगे तो ये नीचे पहले जो फोटो में देख रहे हैं कैडेट्स रहते हैं, चाहे वो डेक कैडेट हो इंडियन कैडेट हो। डेक साइड वाले जो रहते हैं वो फिर थर्ड ऑफिसर बनते हैं, सेकंड ऑफिसर बनते हैं, चीफ ऑफिसर बनते हैं, फिर मास्टर बनते हैं। मास्टर मीन्स जिसको आम भाषा में बोलचाल की भाषा में हम लोग कैप्टन, मास्टर मीन्स कैप्टन। और वही अगर इंजन साइड से अगर कोई इंजीनियरिंग डिग्री करके कोई आता है तो इंजन कैडेट, फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। उसके बाद शिप पर से अगर आप किनारे आते हैं नौकरी करने के लिए तो आप सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, और आप चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर तक बन सकते हैं। जिस सज्जन की फोटो यहाँ दी हुई है, ये सज्जन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एज ए डेक कैडेट घुसे थे, और आज के डेट में वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसलिए उनकी फोटो लगी। तो मैं आता हूँ, आपके कोई प्रश्न है तो आप बताइए प्लीज।
अभी तक जो मैंने बताया उसमें और कोई प्रश्न? ज्योति, आपने हाथ ऊपर किया था। हमारे पास तो नहीं है, बराबर आपके पास है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा फिर इसमें जाने के लिए? आप 12th पास हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है? फिजिक्स आर्ट्स में? आर्ट्स में तो नहीं है आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 10th तक आपने पढ़ाई की है, तो 10th तक तो साइंस पढ़े होंगे ना आप? हाँ, हमने 12th तक पढ़ाई की है। नहीं, 12th साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स, केमिस्ट्री में जब मर्चेंट नेवी में ज्वाइनिंग होना है तो साइंस कंपलसरी है। हाँ, अगर आप तो फिर हम लोग का वेबिनार अटेंड करके कुछ मतलब होएगा कि नहीं होएगा फिर? आप मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, फिर आप सुन लीजिए, फिर आपको लगेगा मतलब है कि नहीं है। मैंने एक बताया कि आप आज तक तो इंटरमीडिएट में 10वीं के बाद आपने साइंस की पढ़ाई नहीं की, 10वीं के पहले तक तो आपने साइंस पढ़ा है। हाँ, 10वीं तक साइंस पढ़ा है, तो जो अगर आप ऑफिसर कैटेगरी में जाना है तो साइंस की जरूरत है। बिना साइंस के उसमें गुजारा नहीं है, चाहे आप इंजन ऑफिसर्स में जाए, चाहे डेक ऑफिसर्स में जाए। लेकिन अगर उसके बाद जो ऑफिसर्स के बाद एक कैटेगरी होती है जो सपोर्ट करते हैं, जो जैसे मैंने बताया कि ऑफिसर्स के बाद आपको सपोर्ट स्टाफ भी होती है। अगर आप उसमें जाना जाएंगे तो उसमें आपको 10th के बेसिस पे भी होता है। वो मैं बता रहा था, 10th के बेसिस पे आपको 50% से नंबर ऊपर होना चाहिए, और उसको हम लोग बोलते हैं रेटिंग, टेक रेटिंग, इंजन रेटिंग। वो उसका भी कोर्स होता है, मैं दूसरा जो बताया था वो वाला टेक रेटिंग और इंजन रेटिंग का भी, उसके जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक में डाउट आता है तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा, आप हमसे पूछ सकते हैं, या आप गूगल सर्च करेंगे कि 10th क्लास के बाद मुझे अगर ज्वाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आजकल के डेट में मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़ दीजिए, नॉर्मल एक गूगल आपका जो है बहुत कुछ आपको जानकारी आपको तुरंत वहीं से मिल सकती है। और आपको उधर से भी दिक्कत है, मैं बता सकता हूँ, मुझे जो जितना तक मैं गाइड कर पाऊंगा गाइड कर सकता हूँ। लेकिन जो बाकी जो कैरियर है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? जैसे कुक है, हाँ, वो सब का क्या क्राइटेरिया है? वो सब में नहीं जा सकता है 10th पास या आर्ट्स वाले? वो सब में जा सकते, 10th क्लास तक, 10th क्लास की पढ़ाई 50% मार्क्स होने चाहिए। और ये इसके लिए फिर आपको कुछ एक कोर्सेज होते हैं, 3-4 कोर्सेज, तो वो तो सबको करने पड़ते हैं, चाहे आप ऑफिसर हो या नहीं, वो तो छोड़ दिए, वो तो मैंडेटरी है। लेकिन स्पेसिफिक अगर जिसने साइंस नहीं पढ़ा है तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो बताते हैं कि आपको 50% से ऊपर होना चाहिए क्लास 10th में, और इंग्लिश में 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, तो वो कोर्स कराते हैं। सलून रेटिंग का कोर्स होता है जो कुक के तौर पे जाते हैं, और डेक रेटिंग का कोर्स होता है जो डेक डेक डिपार्टमेंट के ऑफिसर को सपोर्ट करते हैं। इंजीनियर्स का भी होता है, वो उनको सपोर्ट करते हैं। उस तरह का भी कोर्सेस है, ऐसा नहीं है कि केवल ऑफिसर्स के लिए ही ऑप्शन है, डेक रेटिंग्स में भी जाते हैं। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि यदि आप एक रेटिंग में जाते हैं तो आपका जो पैसे कमाने की क्षमता ऑफिसर्स के मुकाबले कम हो जाती है, आपका करियर प्रोग्रेशन थोड़ा कम होता है, तो फिर लोग हताश होने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर तरह के लोग हैं, यदि कोई बहुत शार्प बुद्धि वाला है, अच्छी पढ़ाई किया है, तो वो ऊंचे पद तक जा सकता है। लेकिन यदि किसी ने कोई थोड़ा सा पढ़ाई में पीछे रह गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं वो जीविका नहीं कमा सकता है। हर व्यक्ति मेहनत करके अपना काम कर सकता है। और अभी तो ऐसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल निकाला है, अभी रिसेंटली 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले आया है, कि अगर आपने रेटिंग के तौर पे पढ़ाई की है, और रेटिंग के तौर पे अगर आप सेल कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आपने 36 महीने का टाइम पूरा कर लिया है, और आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाला जो क्राइटेरिया ऑफिसर वाला जो पूरा हो रहा था, तो आप डायरेक्ट ऑफिसर भी बन सकते हैं, चाहे आपने शुरुआत नीचे लेवल से ही क्यों ना की। तो अभी तो रिसेंट है, बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी, अभी रिसेंटली हुआ है, तो 10 दिन के पहले की बात है। ओके। और इसमें एक चीज और बता, ऐसा नहीं कि एक अंदर जा रहे हैं तो
क्या बताया? समझ नहीं पाया। बात वही बात मंदिर बात पोजीशन तो आपका वही रहेगा ना, आप उसमें भी जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो आप ट्रेनी सीमेन में ज्वाइन करेंगे, फिर आप ट्रेनी सीमेन के बाद में फिर आप सीमेन 2 बनेंगे, फिर सीमेन 1 बनेंगे, फिर सीमेन 1 के बाद आप उनका सीमेन सबका जो हेड होता है बोसन बोलते हैं वो बनेंगे। तो उस या फिर आप स्टीयरिंग होल्ड करने वाले जो स्टीयरिंग चलाने वाले वो बनेंगे। तो उसमें भी प्रोग्रेशन है, ऐसा नहीं कि सारे एक ही होते हैं। जो स्टार्ट करता है वो उसके भी प्रोग्रेशन उसमें भी बहुत सारे रैंक्स होते हैं ना, तो उन रैंक्स में तो पढ़ेगा ना वो। अभिषेक लेदे के कहने का मतलब है कि कोई भी संस्था में प्रमोशन होते रहता है और प्रमोशन का क्राइटेरिया होगा जो कि उस संस्था में जाने के बाद पता चलेगा। हाँ, बट जो वो आप अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वाला क्राइटेरिया नहीं आप पूरा कर पा रहे हैं तो फिर आपको तो आप ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। ले, लेकिन ये फिजिक्स केमिस्ट्री का क्राइटेरिया बाद में पूरा कर सकता है। 3 साल नौकरी करने के बाद जा करके 12th कर ले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से और फिर आकर के ज्वाइन कर सकता है। हाँ, फिर तो कर सकता है। तो अभिषेक सब अपॉर्चुनिटी है, सेकेंड लाइफ का ऑप्शन है, आप अपना करिए। ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अच्छा नहीं, अभी सर ये कौन है सर? बंदिया बेसर या भास्कर क्या है? आप पूछ लो प्रश्न अपना। सर्वज्ञ सर्वज्ञ भास्कर। हाँ आप, हाँ भास्कर आप पूछो अपना। सॉरी भैया आपका नाम मैं ठीक से नहीं बोल पाया। ओके सर, कोई बात नहीं। हम्म। अगर मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे करना है आगे का जो बड़ा होता है पीसीएम में से, और मेरी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं है, तो उसमें कुछ मदद होगी क्या? अगर मैं लोन वगैरह ले सकता हूँ क्या स्कूल के नाम से, मतलब जो एजुकेशन लोन मिलता है वो? हाँ, एजुकेशन लोन मिलता है। एजुकेशन लोन तो मिलता है, अभी एजुकेशन लोन सारे बैंक देते हैं। आपका एजुकेशन लोन लेने के लिए जो क्राइटेरिया होता है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लोगे वो इंस्टीट्यूट का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग जो कि संस्था है भारत सरकार के, उससे मान्यता प्राप्त हो, मतलब वो ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी ने कुछ खोल रखा है और उसके पास ऑथराइज्ड नहीं है, तो वो दिक्कत हो जाएगी, वहां के लिए आपको फिर लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका ऑथराइज्ड कॉलेज से करेंगे तो आपको बिल्कुल लोन लोन मिलता है। मैं बहुत सारे कैडेट्स को देखा हूँ, बहुत सारे लोगों ने लोन लिया है। तो, तो ये कोई लिस्ट है जो बताए कि ये ऑथराइज्ड है और ये ऑथराइज्ड नहीं है? वो जो जिस इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे वो लिखा रहता है कि हम डिजी शिपिंग के ऑथराइज्ड हैं, डिजी शिपिंग के ऑथराइज्ड। जैसे सीबीएसई का हम मान लीजिए एक स्कूल है, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल लिखते हैं ना वो, कि ये फलाना स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड है, तो उस तरह से वो इंस्टीट्यूट में लिखते हैं। लेकिन अगर जैसे आप स्कूल का वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप सीबीएसई से वेरीफाई कर सकते हैं। उसी तरह से डिजी शिपिंग का साइट है, वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं ये इंस्टीट्यूट वेरीफाइड है कि। हाँ ठीक है। दिव्यांश, सॉरी अजीत, दिव्यांश रुक जाओ तुम, अजीत अजीत पहले आप पूछो। सर मेरा जैसे कि 12th पास किया है, उससे पहले पहली कंसेप्ट है। मैंने 12th मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका 10+2 में आपने पढ़ाई की है? हाँ सर। कितने परसेंट मार्क्स थे? 60% से ऊपर थे? 12th में 65। 12th में अगर आपका 60% से ऊपर है, इंग्लिश में आपका कितना परसेंट मार्क्स है? कितने हो सकते हैं? रेवेन्यू सिक्स एग्जाम होता है, उससे आप अपेयर हो सकते हैं। अब यदि मैं जो बोल रहा हूँ आप एक केवल इतना टाइप कीजिए
IMUCET टेस्ट अभी इस साल का ओपन होगा शायद, अभी भी डेट पार नहीं हुआ। तो आप इस साल वाले में भी आप भर सकते हैं। उसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप उसके हिसाब से फिर आप इंस्टीट्यूट से आप जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके मार्क्स के बेसिस पे आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट से आपको बुला सकता है, काउंसलिंग सेशन अटेंड करते हैं, तो वहाँ से आप पा सकते हैं, एडमिशन पा सकते हैं। हम्म, सर अपने नाम का बता देते हैं को अप्लाई करना है। ये IUCET ये टाइप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अरविंद, ये टाइप कर दो आप चैट विंडो में। ठीक है ठीक। सर को इसका फॉर्म निकल जाएगा। अभिषेक 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 एक सेकंड रुक जाओ, फिर से आप पूछ लेना। दिव्यांश, आप ड्राइव कर रहे हो? अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। तो एक सेकंड रुक जाओ, दिव्यांश तुम पूछ लो, फिर तुमसे पूछेंगे। नहीं, तुम अपना प्रश्न तो टाइप तो तुम कर नहीं पाओगे। चलो तुम ही पहले पूछ लो अभिषेक। वो आपको देखिए, वो तो अ, साल में 2 बार फॉर्म निकलता है, एंट्रेंस होता है, दो बैच चलते हैं। रेटिंग के लिए जो सपोर्ट स्टाफ के लिए जो है 2 बैच निकलते हैं। तो नॉर्मली एक मिड ऑफ द ईयर निकलता है, तो आई थिंक जुलाई बैच का अभी एंट्रेंस चल रहा होगा या उसका प्रोसीडिंग चल रही होगी। तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लिफलेट भी शेयर कर दूंगा, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है वहां से आप बात कर सकते हैं, गाइडेंस आपको मिल जाएगा। वो देश का जो सरकारी कंपनी है उसके इंस्टीट्यूट का मैं लिफलेट लेकर के आया हूँ, ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचे। यही एक मेरी कोशिश यही थी कि गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। बाकी मैं वो लिफलेट शेयर कर दूंगा, उसमें मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप वहां से फोन करके भी पूछ सकते हैं, वो लोग भी गाइड करेंगे। ठीक है, दिव्यांशु, तुम प्रश्न पूछो। यस सर। सर मैंने पिछले साल अपना क्लास 12 कंप्लीट किया था, और मुझे 60% से भी ऊपर नंबर है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, तो आपने बोला क्लास 10 के बाद एक जीपी रेटिंग का कोर्स। जी। तो जीपी रेटिंग का कोर्स होता है, और मैंने इस पे रिसर्च किया था पहले से कि 6 मंथ्स का कोर्स होता है जैसे ऐसे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट का पता लगाएं पहले बात, और कैसे मतलब जो एजेंट होते हैं जो गुमराह कर दे रहे हैं इससे पैसा लेके कि हम दे देंगे ये कर देंगे, उससे कैसे बचें? उनसे बचने का तो यही है कि आपको यदि कोई अप्रोच करे कि मैं पैसा लेकर के काम करा दूं, तो किसी को पैसा नहीं देना है। दूसरी बात कि आपको कैसे ऐसे इंस्टीट्यूट के पास तो मैं अप्रोच कर सकूं। मैं आपको जो बता रहा हूँ मैं शेयर करूंगा, या जिसका मैंने शेयर किया था, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, और ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जहाँ पर कि ये काफी एथिकल वे में काम होता है। मैं छोटी मोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा अगर आपने रिसर्च किया तो आपको SCI, मस्क, टॉम, या DSM, MSC, इस तरह की कंपनियों के नाम आपको दिखाई पड़े होंगे। तो यदि नहीं दिखाई पड़े हैं तो कोई इशू नहीं है, आप जरा सा गूगल सर्च करिए आपको मिलेगा। और हाँ, जैसे कि 6 महीने का कोर्स ये पहले कंपनी में करना होता है, ये इंस्टीट्यूट में करना पड़ता है, उसके लिए फीस पे करनी पड़ती है, और वो आप कोर्स अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम निकालता है या डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है? ये जीपी रेटिंग के लिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए वो उनका खुद का एग्जामिनेशन होता है, एक इंटरव्यू के लिए। बट वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंस्टीट्यूट खुद लेते हैं। हाँ, इंस्टीट्यूट खुद लेते हैं, और वो आपको ट्रेनिंग के बाद अगर आप पास करते हैं तो उसके बाद आप जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि आप 10+2 ऑलरेडी हैं, तो आप जीपी रेटिंग के माध्यम से क्यों जाना चाहते हैं? सर मैं बस जानना चाहता था ये।
नहीं जी, ये मेरे अरविंद अरविंद ये इसलिए जानना चाहता है क्योंकि ये इसके जो साथी हैं कम उम्र वाले और बिल्कुल, अच्छे नहीं किए हैं तो उनको गाइड कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके केस में दिव्यांशु मैं सलाह दूँगा कि आप ये डायरेक्ट कैडेटशिप वाले कोर्स में जाएँ तो बेहतर होगा। हालाँकि ऐसा नहीं है, जो साथी आपके मान लीजिए कि रेटिंग से जा रहे हैं और उसके बाद 36 महीना का सी टाइम हो जाएगा तो वो फिर बाद में आ सकते हैं, बट वो रास्ता थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा ज़्यादा मेहनत का हो जाता है। अभी ये एकदम रिसेंट डेवलपमेंट, हफ्ते 10 दिन का डेवलपमेंट ऑथराइज़ेशन जो आया है। तो डायरेक्ट अगर मिलता है तो सबसे बेहतर है, नहीं तो खुद मेरे कैडेट्स और मेरे साथ जिसने ट्रेनी सीमेन जॉइन किया था, आज के डेट में वो सेकंड ऑफिसर सेल कर रहा है, सेकंड ऑफिसर जहाज पर है, मेरे साथ का। मतलब जब मैं चीफ ऑफिसर था तो मेरे साथ तो पहला जहाज था उसका एज ए रेटिंग, आज के डेट में सेकंड ऑफिसर सेल कर रहा है, उससे बड़ी बात क्या हो। मेरे साथ का सेल किया हुआ, जब मैं कैडेट था उस समय का सेल किया हुआ, साथ का सेल किया हुआ ट्रेनी सीमेन आज के डेट में कमांड लेकर के 4-5 साल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप रेटिंग से शुरू करते हैं तो आप ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, ये बिल्कुल गलत है। अगर जज्बा है, आप पढ़ सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हो तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। रास्ता थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप रुक जाएं। सर एक और क्वेश्चन जी, पूछो। ये एक मैंने एक एग्जाम सुना था कि जैसे आप मैंने बोला रिसर्च किया था इस पे पहले, तो उन्होंने कहा कि 4 इयर्स का बीटेक मरीन इंजीनियरिंग होता है, वो किस तरीके का था? वो भी होता है मरीन इंजीनियरिंग, जैसे हम नॉर्मली आप ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना 10+2 के बाद लोग, जेईई, तो उसके जरिए भी अगर उसके जरिए भी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के जरिए मरीन इंजीनियरिंग, जैसे इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल ब्रांचेस होते हैं, सिविल, वैसे एक मरीन इंजीनियरिंग भी ब्रांच होता है। उसके जरिए आप 4 साल की डिग्री कर लेंगे, उसके बाद फिर आप जा सकते हैं, मरीन इंजीनियरिंग कर लिए तब भी आप स्किल में भी कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है क्या? जी, उसके लिए भी होता है। तो मरीन इंजीनियरिंग करने के बाद नॉर्मली मरीन इंजीनियरिंग करने के बाद वो आप टेस्ट टेस्ट देंगे, या आपका कोई ऐसा मरीन इंजीनियरिंग करते समय या कैंपस इंटरव्यू के टाइम में जैसे बाकी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कैंपस आ जाता है, उसी तरह से कैंपस में ही आपके आपके कॉलेज से ही आपको शिपिंग कंपनी कैंपस सेलेक्ट कर लेगी, या आप आपका प्लेसमेंट सेल जो है वो कंपनीज के साथ टाई अप करके वो प्लेसमेंट करा सकता है, तो वहां से आप डायरेक्ट फिर ट्रेनिंग करेंगे, शिप पे चले जाएंगे। अरविंद उसका क्वेश्चन था कि मेरीन इंजीनियरिंग के लिए कोई अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो नहीं होता दिव्यांशु। नहीं, वो अलग से एंट्रेंस टेस्ट नहीं। जी का एग्जाम देने के बाद जो इंजीनियरिंग कॉलेज जाओगे उसमें वो डिसिप्लिन एक है, तो वो डिसिप्लिन तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक एक एग्जाम के कोर्स के बारे में और मैंने सुना था, डीएनएस का कोर्स, ये डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में, वही तो बता रहा था, डीएनएस जो है वो डिप्लोमा है, वो इसके जरिए होता है, आईएमयू में होता है, मैं उसी के बारे में बता रहा था, डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई प्रश्न दिव्यांशु? नो सर, और कोई प्रश्न? अच्छा, अभी अजीत का हाथ अभी भी ऊपर है। अजीत अगर प्रश्न पूछ लियो तो हाथ नीचे कर लो, और अगर प्रश्न पूछना है तो तुम सर्वधन्या के बाद पूछोगे। आप एजुकेशन कंप्लीट कर लिया और ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, तो कंपनी हमें ढूंढने आती है कि हमें जाना पड़ता है कंपनी के पास कि हमें अपने ऐसे किया है? कंपनी के पास आपको जाना पड़ता है, और जैसे नौकरी की समस्या सब जगह है, शिपिंग में भी ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी। ये एक ऐसा चीज है, या कहीं पर भी अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, चाहे कोई ट्रेनिंग लेते हो, कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता है कि यहाँ आपको नौकरी मिल ही जाएगी। आज के डेट में नौकरी पाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपने ट्रेनिंग किया है तो देर सवेर आपको मिलता है, लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिल पाता, इसलिए आप अगर ऐसा सोचते हैं कि ट्रेनिंग कर लिया तो मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, वो गारंटी नहीं है। इवन आईआईटीज के भी 30% लोग आज के डेट में कैंपस में प्लेस नहीं हो पाते हैं, तो ये समस्या तो सब जगह है। क्या ये मत सोचो आपके पास कंपनी आएगी, आपको नहीं,
बहुत लोग बैठे पड़े हैं और नौकरी आपको ढूंढनी। ये इंडिया में कोई संस्था है जो एक्सटर्नल फॉरेन शिपिंग कंपनी के लिए भी इंडियन को हायर करती है, या वो सब नॉर्मल? हाँ, बहुत सारी संस्थाएं सब उनके कंपनी फॉरेन कंपनी के मैनिंग का ऑफिसर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पर हैं, तो वो हायर करते हैं। और जितने भी हायरिंग वाली कंपनीज हैं वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग से उनका एक लाइसेंस होता है, आरपीएसएल। आरपीएसएल करके लाइसेंस होता है। बिना विदाउट लाइसेंस मैनिंग एजेंसी के थ्रू आपको किसी भी जहाज पर नहीं जाना। तो लाइसेंस शुदा जो रहेंगे वही आपको प्लेस करता है, आरपीएसएल वाली कंपनी। तो वो आप जब भी कोई एजेंट आपको रीच आउट करता है तो उसमें आप पूछिए भाई लाइसेंस बताओ हमको। आरपीएसएल नंबर बताइए। अगर वो आरपीएसएल नंबर है मतलब कि उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसके ऑफिस प्रोसीडिंग्स और उसके संस्था के बारे में डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने चेक तहकीकात कर ली है कि ये जेन्युइन है, तभी उसको लाइसेंस। एक तरह से ऑथराइज्ड मैनिंग एम्प्लॉयर हो गए। उनके जरिए वही उन्हीं को अधिकार है दूसरे किसी शिपिंग कंपनी में या कहीं पर भी मैन पावर सप्लाई करना। सबको नहीं अधिकार। मैं चाहूँ कि मैं आज आपने मुझसे अप्रोच किया, मेरी जान पहचान है, मैं आपको जहाज पे भेज दूं, मैं चाह करके भी नहीं भेज सकता। यदि मैं भेजूंगा तो कल के रोज आपको कुछ दिक्कत होगी तो फिर मैं जेल जाऊंगा। आई एम नॉट ऑथराइज्ड। तो जो आरपीएसएल लाइसेंस शुदा लोग हैं मैनिंग एजेंसी वाले, उन्हीं को भेजना और उन्हीं के जरिए प्लेसमेंट होता है। ऐसे फर्जी कार्रवाई पूरी होती है इंडिया में। वो आपसे पैसा लेके प्रॉमिस करके ले जाएंगे, लेकिन वो बहुत रिस्की है। इसीलिए ये जो अरविंद जी बोल रहे हैं लाइसेंस वाला, वो नंबर पूछिए, फिर उसका सर्च कीजिए, फिर शिपिंग का जो भारत सरकार का संस्था वहाँ पे कंफर्म कीजिए। नंबर तो कोई भी बना के दे देगा, लेकिन आपको उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, वो जेन्युइन नंबर दिया या झूठ फूस बोल रहा है। और किसी का कोई प्रश्न है? ले दे करके आप सब यहाँ जुटे हैं तो इसका मतलब सबके पास कम से कम स्मार्टफोन है और इंटरनेट एक्सेस है। तो इसके लिए आप रिसर्च करके, क्योंकि इस लाइन में बहुत हेरा फेरी, बहुत फर्जी लोग हैं, तो वो फर्जी लोग से बचना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो वो आपको पैसा भी ले लेंगे, कहीं भेज देंगे दूसरे देश में, वहां जाके कोई पासपोर्ट ले लेगा, फिर आप न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। इसलिए वो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट? प्रश्न? भगवान जी एक लड़के ने पूछा था जी। का क्वेश्चन, इसके बाद जल्दी बता दो। उसने पूछा था कि कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो डायरेक्टर जनरल शिपिंग बोर्ड। तो मैंने गूगल में सर्च किया था, उसका लिस्ट मैंने पोस्ट कर दिया है कमेंट में, तो आप लोग देख लीजिए। लिस्ट पर वो देखेगा आप। सादिक का क्वेश्चन है। सादिक पूछो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हम्म। सर मैं ये कह रहा था जैसे क्लासेस वगैरह कितने यदि करते हैं, क्लासेस वगैरह कितने साल लग सकते हैं? सही हो गया मेरा, और 11वीं चल रही है ना? 11वीं भी हो गए हैं, 12वीं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था जिससे भी कितने महीने लग सकते हैं क्लासेस के लिए? कौन से क्लास के लिए? आपकी 12वीं हो जाएगी। 12वीं हो जाएगी, 12वीं के बाद 12वीं के बाद आप जैसे इंजीनियरिंग के लिए आप एग्जाम देते हैं, वैसे आईएमयू भी एग्जाम देंगे, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए। और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे, सेलेक्ट हो गए तो। तो मिनिमम कितने साल लगेगा से नेवी की तैयारी के लिए? मैं बताया ना, 1 साल तो आपको कॉलेज में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अगर आप देख सकते चाहते हैं तो। उसके उसके बाद फिर 1 साल के बाद फिर आपको 18 महीने जहाज पे गुजारने होंगे। 18 महीने की ट्रेनिंग जहाज पर होगी। तो 18 महीने कहने का मतलब कि कम से कम पहले जहाज में आप 8-9 महीने 9 महीने काट लिए, दूसरे जहाज में 9 महीने काट लिए,
तो 9 महीने बीच में आप 3-4 महीने की छुट्टी काटोगे, 12 महीने आपका कॉलेज की ट्रेनिंग हो जाएगी, 12 महीने और 3 तकरीबन साल आपको करीब। 4 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था जैसे अभी जैसे जो जहाज में ट्रेनिंग होगी, हाँ, जैसे किसी पर बजट ना हो, जैसे कि जहाज में कितनी फीस लगेगी, वहाँ ना हो। नहीं, जहाज में जाने के लिए फीस की बात नहीं है, वो तो आपको कंपनी भेजती है। तो जहाज में आप जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उस समय आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्टाइपेंड रेट होगा, कोई 5,000 देती होगी, कोई $300 भी देती होगी। हाँ सर। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कभी से इंसान अभी से मेहनत करने के बाद जैसे आप बोले कि 50% के ऊपर आना चाहिए, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी होना चाहिए, 50% से ऊपर आना चाहिए। अगर आप अब जैसे अगर आप कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आपको 60% से ऊपर होना चाहिए पीसीएम में। हाँ सर। रेटिंग के लिए जाना चाहते हो तो 50% से ऊपर होना चाहिए। जैसे अभी जैसे मेहनत हम लोग किए, जैसे आपने कहा हम लोगों ने मेहनत किया पूरे साल, लास्ट में कि 50 में जैसे 40% से 40% ना लैंग्वेज वगैरह जैसे इंग्लिश में नहीं आती, हाँ, मुझे नहीं आती, ये तो 50% 40% में क्या सेलेक्ट हो गई कि नहीं? नहीं, आपका नंबर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से नीचे आएगा तो आप नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे ना। थोड़ी सी आप ऐसे समझिए कि अगर आपको कहीं फौज में भर्ती हो रही है जहाँ पर रिक्वायरमेंट हो कि 5 फीट 8 इंच का आदमी चाहिए, और मेरी अगर हाइट 5 फीट 3 इंच है तो मैं तो एलिजिबल ही नहीं। वो तो है सर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी ना, उतना तो न्यूनतम जो है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। स्टार्टिंग में सैलरी कितनी रहती है सर? सैलरी सेलेक्ट हो जाता है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी कंपनी दर कंपनी पे निर्भर करती है। पहली चीज तो ये कि अगर आप ऑफिसर में ज्वाइन करते हैं तो आपका अलग सैलरी होता है, रेटिंग में ज्वाइन करते हैं तो अलग सैलरी होती है। सर ये रेटिंग में सुनना नहीं है, जो नॉन ऑफिसर कैटेगरी हो गए, नॉन एक बात के लिए, हाँ, नॉन ऑफिसर कैटेगरी जो हो गए उसको रेटिंग बोलते हैं सर। तो मेरे को लगता है कि 30-40 हजार वो आपका पार्टनर कौन सा है, आपकी कंपनी कौन सी है, वो सब भी बहुत मायने रखता है ना। जब मैं अपना बता दूं, मैं जब ज्वाइन किया था तो मेरा महीने का स्टाइपेंड 3,900 रुपए था, ठीक है, और वहीं पर 3,900 रुपये प्रति माह था। वहीं पर जो प्राइवेट कंपनी में मेरे साथ वाले जो लोग थे वो $500 पा रहे थे, मतलब 25,000 रुपये पा रहे थे। तो अब मैं कैसे बताऊं, एक कैडेट यहाँ पे 4,000 रुपये पा रहा है, दूसरा उसका पैरेलल उसी के साथ वाला कैडेट जो 25,000 पा रहा है, तो ये वेरिएशन रहता है। अच्छा आपने बात करी वो सही है, जैसे कि जैसे उम्र भी होती है ना, जैसे 25 साल, मेरा 25 साल का ऊपर होना चाहिए, 25 साल से कम होना चाहिए, अभी देखिए 25 साल से कम होना चाहिए, हाँ। लेकिन 25 साल की उम्र होगी, 26 साल उम्र होगी, नहीं, तब तब आप दूसरा माध्यम से आपको जाना पड़ेगा, वो आप ऑफिसर में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं। शादी किस शादी किस शादी इसके बारे में आप इंटरनेट से रिसर्च करो, उस पे इंफॉर्मेशन नहीं मिले तो फिर मेरे को मैसेज करना, मैंने ईमेल एड्रेस दे दिया है, फिर मैं अरविंद जी से बात करके आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। मैं मौसम से जुड़ा हूं। जी। सादिक तो हाथ, ठीक है सादिक आप अपना हाथ नीचे कर लो, और किसी का कोई प्रश्न? देखो ये जो भी अरविंद जी ने मैसेज इंफॉर्मेशन दिया उसका कम से कम 80% इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे ऑलरेडी है।
लेकिन यहाँ पे यही एक अंतर है इस वेबिनार में कि यहाँ पे अरविंद जी बैठे हुए हैं और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगर आपको प्रश्न इंटरनेट एक तरफा है, मतलब आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव है, इसीलिए इस वेबिनार में आप अपना प्रश्न पूछ के क्लैरिफाई कर सकते हो। जिसका जवाब हमको नहीं आएगा, हम जवाब ढूंढ के आपके पास लाएंगे। बिल्कुल। तो किसी और को कोई भी प्रश्न है तो बेझिझक पूछो, जो होगा हम लोग बताएंगे, नहीं होगा तो फिर देखेंगे, फिर बाद में बताएंगे। मैंने अपना ईमेल एड्रेस वहाँ डाल दिया है, मेरे मैसेज में भी रहता है, और अभी ये नोट्स में जो मीटिंग नोट है, जो चैट विंडो है, उसमें भी डाल दिया है। जिसको बाद में भी प्रश्न आए आप मेरे को लिखो, तो मैं अरविंद जी से बात करके उसका जवाब लाऊंगा। बिल्कुल सर। ओके, अगर आप किसी को नहीं है तो अरविंद, बहुत बहुत अच्छा लगा। तिवारी जी और धर्मेंद्र जी, आपको केवल इतना ही बता रहा हूँ कि मैंने जब ये रिक्वेस्ट भेजा था तो 30 सेकंड के अंदर अरविंद का जवाब आया कि मैं कर लूंगा सर। तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मेरे को फिर ढूंढना नहीं पड़ा। तब किसी को अगर नहीं हो तो तिवारी जी, ओवर टू यू, फिर हम कॉल बंद करेंगे। जी, रवि जी, थैंक यू सो मच। बच्चे जैसा बताया कि कई रूरल बैकग्राउंड के हैं और इसका में समझ में नहीं आती, इसलिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको शुक्रिया इस बारे में। और दूसरा कि और भी किसी को कोई सवाल नहीं है, खत्म करें सवाल है किसी को, तो कोई भी सवाल बचता है तो शिवकुमार जी ने जो ईमेल भेजा है उस पर आप लोग ईमेल भेज कर पूछ सकते हैं। काफी कुछ तो इंटरनेट में है, मैंने एक लिस्ट भी भेज दी, इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, तो पूरी लिस्ट है उसमें से करीब करीब 100 इंस्टीट्यूट इंडिया में और बाहर और भीतर। यही जानिए कि इसका एक बड़ा फायदा ये है कि अगर आप अच्छा से कम्पीट कर गए तो दुनिया में कहीं भी आपको नौकरी मिल सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग केवल दुनिया घूमने के लिए यहाँ फ्री में घूमते हैं जहाज, तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है अगर आप कम्पीट करें। और कुछ किसी को तिवारी जी, एक चीज है तिवारी जी, मेरे को याद आया, किसी ने अरविंद का प्रेजेंटेशन मांगा था। तो अरविंद, आप उस प्रेजेंटेशन मत भेजना, उसका लिंक भेज देना। वो लिंक मैं मीटिंग नोट जब भेजता हूँ तो सबको दे दूंगा, वहां से आप प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हो। और फिर भी अगर डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो मेरे को ईमेल करो, तो मैं आपको 1-on-1 भेज दूंगा वो प्रेजेंटेशन। ठीक है, वो लिंक मतलब मैंने मंगाया तो आप भेज देना मेरे को। हाँ, तो जो और लीफलेट्स हैं जो कि शायद रिपीटेशन लगे इसलिए मैंने उनको नहीं लिया, जिस एक में था तो उसको मैंने लिया था, और वो मैं भेजता हूँ सर। हाँ, तो वो आप मेरे को भेज देना। लेकिन वो मैं मीटिंग नोट में नहीं भेजूंगा। जिसको चाहिए वो मेरे को ईमेल करा था, उसको मैं वो फ्लायर, वो जो प्रेजेंटेशन था, वो मैं आपको दे दूंगा। बिल्कुल सर। अगर अब किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो अरविंद, थैंक्स ए लॉट, तिवारी जी और सबको। और आप बच्चे जो आए वो, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना समय निकाल करके आए हो। उम्मीद है कि ये वेबिनार आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अब हम इसको समाप्त करते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, मेरे को याद आ गया। अगला वेबिनार कब करेंगे ये हमको पता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली दूसरे या तीसरे या चौथे शनिवार को होगा, मई महीने में। उसका टॉपिक ये होगा कि जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जिसको बिहार में पॉलिटेक्निक बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग चीज बोलते हैं, जो 3 साल का कोर्स होता है, वो वाला जो कर लिया, उसके लिए अलग अलग क्षेत्र में कितने वैकेंसी होते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, उसके बारे में करेंगे। जैसे पीएसयू में होता है, डिफेंस सेक्टर में होता है, मर्चेंट नेवी में भी होता है। ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जहां
डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का बहुत वैल्यू होता है, रेलवे में होता है, ऐसे बहुत जगह होते हैं। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं, जी एग्जाम कंप्लीट करके आईआईटी नहीं जा पाते हैं, वो अगर पॉलिटेक्निक भी कर ले तो बहुत सारा करियर ऑप्शन खुल जाता है, इंक्लूडिंग विदेश में। जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि कनाडा एक चीज देता है जिसको बोलते हैं पीआर, परमानेंट रेसिडेंटशिप। उसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है वो है प्लम्बर का। एमटेक और प्लम्बर दोनों अप्लाई करें तो प्लम्बर को पहले मिलेगा और एमटेक को बाद में मिलेगा। वो वैल्यू है, तो उसके बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और एक वेबिनार करेंगे। शनिवार को 7 बजे ही होगा, किस शनिवार को हो वो हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए आप लोग आना, अगर जिसको भी इच्छा हो। तो वो हो गया मैसेज। और कुछ तिवारी जी कहना है या किसी को तो कहें, नहीं तो मैं सबातन्य पेशकर जो है वो सभी इन लोगों ने जो सवाल पूछा था, थोड़ी सी घबराहट उनके मन में आ रही थी। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से रास्ते इस उम्र में हूँ, उसमें अर्चन ने भी के बारे में इसलिए बताया कि इसमें कई फायदे हैं और एक ऐसा तरीका है जिससे आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। और भी जगह हैं, जैसे अभी शिक्षा निगम है, ध्यान ये सब चीजें करो, उसे बंद करो। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि आप हिम्मत मत हारो, अपनी हिम्मत रखो और बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। ये सेमिनार सब अटेंड कीजिएगा, आपको रास्तों का पता नहीं चलता है, तो इसलिए घबराना नहीं है। ओके, सबको प्रणाम। अभिषेक, थैंक यू सो मच सर, प्रणाम। बिल्कुल प्रणाम। प्रणाम। ठीक है, प्रणाम।